नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जय अपाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां नए विधान भवन की जल्द रखी जाएगी आधारशिला। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रखी जा सकती है आधारशिला। आपको बताते चले कि दारुल शफा के क्षेत्र को मिलाकर एक नए भवन का निर्माण होगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद जताई जा रही है। 25 दिसंबर को है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जयंती के मौके पर नई विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। साल 2027 से पहले इसका निर्माण कराने का लक्ष्य संसद भवन की तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का फैसला लिया गया। साल 2023-24 के आम बजट में टोकन का प्रावधान रखा गया, जहां टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। नए विधानसभा को लेकर योगी सरकार का बड़ा लक्ष्य है, जहां 18वीं विधानसभा के एक सत्र का आयोजन नए भवन में होगा और परिसीमन को देखते हुए तो यह काफी ज्यादा छोटा साबित होगा। तो वही मौजूदा भवन का उद्घाटन 1928 में हुआ था। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब नए विधान भवन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा लक्ष्य रखा गया है। जहां आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर इसकी आधारशिला रखी जाएगी और नए विधान भवन की जल्दी आधारशिला रखी जा सकती है और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आधारशिला रखी जा सकती है। साथ साथ दारुल शफा के क्षेत्र को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने के लिए ये बात कही जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए कि नए विधान भवन की जल्दी आधारशिला रखी जा सकती है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यह आधारशिला रखी जा सकती है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जो वर्तमान का विधानसभा जी, हालांकि उत्तर प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ती गई और कहीं न कहीं जब 1928 में इसको बनाया गया था, उस दौरान ये अनुमान लगाया गया था कि आने वाले 50 से 100 सालों के बीच ये पूरी तरीके से अपनी भूमिका को निभाता रहेगा। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। जब पिछली बार विधानसभा में पुनरुद्धार कार्यक्रम कराया गया था, उस दौरान भी करीब 10-10 सीटें दोनों सदनों में बढ़ाई गई थी। हालांकि अब जब नया परिसीमन होगा, मतलब सीधे तौर पर नए सिरे से जनसंख्या गणना होगी, उसके अलावा जब नए सिरे से परिसीमन होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में विधायक संख्या बढ़ेगी। जो अभी तक 403 है वो बढ़ के ज्यादा होंगी। तो ऐसी स्थिति में विधान भवन के अंदर इससे ज्यादा विधायकों के बैठने की जगह नहीं है। यही एक वजह है कि लगभग 95 साल पूरे कर चुके पुराने भवन की जगह अब एक नया भवन बनने जा रहा है। हालांकि ये भवन भी बना रहेगा। उसके अलावा जो दारुल शफा विधायक निवास है, जहां पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के विधायकों को सरकारी आवास दिए गए हैं, उसको गिराया जाएगा और साथ ही साथ उसके आसपास के क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसके जरिए से एक कोशिश होगी कि यहाँ पर नया विधान भवन बनाया जाए। हालांकि नए विधान भवन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2023-24 के बजट में भी मानचित्र और जगह चिन्हित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट दिया जा चुका है। हालांकि जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होगा, उम्मीद की जा रही है कि उस दिन इसकी आधारशिला रखी जा सकती है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी लगातार तैयारी कर रहे हैं। देश में नए संसद भवन की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा भवन का निर्माण होगा, जिसमें कई खासियतें भी होंगी, चाहे वो भूकंप रोधी हो, इको फ्रेंडली हो, या उसके अलावा अगर आने वाले समय में परिसीमन से विधायकों की संख्या 403 या उससे ज्यादा होती है तो उनके भी बैठने की व्यवस्था। और उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश भी यही होगी कि ये एक नजीर बने, ताकि दूसरे प्रदेशों के जो विधान भवन है उससे बेहतर तरीके से इसको कहीं न कहीं प्रदर्शित किया जाए, ताकि ये जो लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है वो भी पूरा हुआ दिखाई दे। बिल्कुल एसके, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि जो इसकी लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, तो एक ये बड़े निर्माण के बड़े लक्ष्य की ओर ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए नजर आए। क्योंकि परिसीमन को लेकर भी अगर चर्चा करें तो परिसीमन समिति के गठन को लेकर भी अभी समय 2026 तक इसका गठन किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले जनगणना होना
काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब 1928 में बना था जी। ये वर्तमान का जो विधानसभा भवन है, तब इतनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में नहीं थी। बिल्कुल। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं अब जनसंख्या भी बढ़ी है और परिसीमन से लगातार उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या भी बढ़ती गई। हालांकि अब नया परिसीमन होना है, तो यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इसको वर्तमान सत्र में ही बनवा लिया जाए। मतलब 2022 से लेकर 2027 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो कोशिश होगी कि 27 से पहले इसको बना लिया जाए, ताकि 27 का जो अंतिम सत्र हो वो नए सदन में हो, और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। हालांकि 25 दिसंबर को यह देखना होगा कि अगर आधारशिला रखी जाती है तो कोशिश होगा कि रिकॉर्ड समय में भव्य भवन बनाकर तैयार किया जाए। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। एक तो उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या, और दूसरी उत्तर प्रदेश में नए परिसीमन से बढ़े हुए विधायकों को किस तरीके से नए सदन में एडजस्ट किया जाए। जी बिल्कुल। फिलहाल इसके आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां केशव प्रसाद मौर्य का आज राजस्थान दौरा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कल छत्तीसगढ़ दौरा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मंत्री अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। जो जनसभाओं में स्वागत सभा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम सुबह 11:40 पर अलवर पहुंचेंगे। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा बंसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 1:40 पर अलवर दक्षिण जाएंगे, जहां विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और लगभग शाम 4:20 पर विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, और शाम 5:25 में स्वागत सभा राजगढ़ में ये कार्यक्रम रखा गया, और शाम 7:55 पे पिनान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, क्योंकि आप जिस तरह से देखिए कि जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका ये काफ़ी ज़्यादा अहम दौरा रहने वाला है और राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है और उनके कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अब दूसरे देशों में प्रचार करने जाएंगे। हालांकि पहले भी इस तरीके के, लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश है जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दौरा करेंगे और एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो मंत्रियों के दौरे हैं वो लगातार प्लान किए जा रहे हैं। आज भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो अलवर क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में जनसभा करेंगे और जनसभाओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ा सकती है, इसके बारे में बताने की कोशिश सरकार कांग्रेस को खेल के कोशिश होगी। हालांकि कल छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे। इसके पहले वो मध्य प्रदेश जा चुके हैं, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके दौरे भी इन प्रदेशों में लगने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के जरिए दूसरे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां पर माहौल बनाया जाए, और लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले इन विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। अब देखना यह है कि इन दौरों से कितना कुछ प्रभाव पड़ता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम आज से कल तक इन 2 प्रदेशों के दौरों पर रहने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है, और क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई इस बीच नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में चुनाव होता है कोशिश करती है कि दूसरे प्रदेशों के जो स्टार प्रचारक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर परफॉर्म करा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर कहीं न कहीं वहां पर लोगों को जुटा सकते हैं, उनको वोटों में तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो रणनीति होती है बीजेपी की वो साफ तौर से अलग ही देखने को मिलती है, और काफी पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। फिलहाल इसकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश में, जहां उत्तर प्रदेश में 3 IPS अफसरों के तबादले हुए।
हुए हैं। राजेश द्विवेदी रामपुर के नए एसपी बनाए गए हैं और एसपी रामपुर अशोक शुक्ला को हटा दिया गया। अशोक शुक्ला को सीबीसीआईडी में एसपी पद पर भेजा गया है। केशव चंद्र गोस्वामी हरदोई के नए एसपी बने हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में तबादले देखने को मिल रहे हैं, जहां 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, जिसमें राजेश द्विवेदी की बात करें तो उनको रामपुर का नया एसपी बनाया गया और जो पहले से ही रामपुर के एसपी थे अशोक शुक्ला, उनको हटा दिया गया। इसके साथ साथ अशोक शुक्ला को सीबीसीआईडी में एसपी पद पर भेजा गया है और केशव चंद्र गोस्वामी हरदोई के नए एसपी बने हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार तबादला किया गया है, जहां 3 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, जिसमें नाम है राजेश द्विवेदी का, अशोक शुक्ला का और इसके साथ साथ केशव चंद्र गोस्वामी का। तीनों के तबादले किए गए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रामपुर में जो नए एसपी बनाए गए हैं उनको आपको बता दें, उनका नाम है राजेश द्विवेदी। इसके साथ साथ जो एसपी रामपुर पहले से ही थे अशोक शुक्ला, उनको हटा दिया गया। उनके स्थान पर राजेश द्विवेदी को बनाया गया है यहाँ का एसपी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अशोक शुक्ला को सीबीसीआईडी में एसपी पद पर भेजा गया और केशव चंद्र गोस्वामी को हरदोई का नए एसपी बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़े अपडेट, अम्बेडकर नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां प्रेमिका के घर पर पहुंचे प्रेमी ने चाकू से हमला किया। प्रेमी युवक ने प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या कर दी। जानलेवा हमले में 3 लोग घायल हो गए और प्रेमी की भी हत्या हो गई है। आक्रोशित लोगों ने प्रेमी युवक की पीट कर हत्या कर दी है। साथ ही प्रेमिका के दादा की हत्या, माता पिता समेत 3 लोग घायल हो गए। हंसवाड़ थाना क्षेत्र के झंझुआ गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि यहाँ पर अम्बेडकर नगर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां डबल मर्डर हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि प्रेमिका के घर पर पहुंचे प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया। प्रेमी युवक ने प्रेमिका के दादा की निर्मम हत्या कर दी। इसके साथ ही जानलेवा हमले में 3 लोग घायल हो गए। प्रेमी की भी आपको बता दें कि हत्या से आक्रोशित लोगों ने प्रेमी युवक की पीट कर मार डाला है। साथ ही प्रेमिका के दादा की भी हत्या हो गई। माता पिता समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो ये पूरा मामला है हंसवाड़ थाना क्षेत्र का झंझुआ गांव का है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुराम वर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशुराम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें ये जो डबल मर्डर का मामला हुआ है उससे पुलिस में पूरा कम मचा हुआ है। कभी पिछले मामले में जो हंसवाड़ में एक छात्रा के मामले में जो हत्या हुई थी उसी में मामला अभी पुलिस उलझी ही है, उसमें अभी किसी निर्णय पे नहीं पहुंच पाई है। तो वहीं पर आज डबल मर्डर होने से जो है एकदम क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उस मामले में जो है प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने गया था। इस दौरान प्रेमिका के परिजनों के जग जाने पर, उनके विरोध करने पर प्रेमी ने उनके बाबा पे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उनके बाबा की मौके पे ही मौत हो गई और उसमें उनके और परिजन माता पिता भी घायल हो गए हैं, जिससे इस गांव में हड़कंप मच गया। गांव में पहुंचे तमाम स्थानीय लोगों ने जो है फिर युवक को पिटाई कर दी। जिस पिटाई के दौरान मौके पर फिर प्रेमी की भी मौत हो गई। इस मामले में घायल माता पिता को जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है, लेकिन मौके पे पुलिस इस पूरे मामले के छानबीन में जुटी हुई है। बिल्कुल, और इस बीच अगर यहाँ पर हालत जाने घायल लोगों की तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जो युवती है उसके माता पिता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इसमें प्रेमिका के जो माता पिता हैं जो घायल हुए हैं उनकी हालत गंभीर है। वहाँ के डॉक्टरों ने अस्पताल से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। मामले में और भी सतर्कता बरत रही। इस मामले को लेकर के पुलिस बहुत ही गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि इस मामले में पुलिस और आगे क्या कदम उठाती है। बिल्कुल, क्योंकि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। डबल मर्डर का मामला है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशुराम बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां इस बीच एक और बड़ी अपडेट। लखनऊ में हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन। जर्जर मकानों को तोड़ने का टेंडर निकालेगी रेलवे। एक सप्ताह में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया। रेलवे ने जर्जर हो चुके मकानों को तोड़ने का फैसला किया है। 1100 मकानों को तोड़ने का फैसला किया गया। शहर में रेलवे की 18 से अधिक कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों में 6200 आवास है। लोगों को आवास खाली कराने के लिए भी 3 दिन का समय दिया गया। 700 आवासों को जर्जर होने के कारण तोड़ा जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अब जिस तरह से देखें पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में हादसे के बाद रेलवे प्रशासन जागा है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो खबरें थी वो निकल के सामने आई थी, जिसके साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर मकान गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी और उसमें भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बीच अब इतने हादसों के बाद जो रेलवे प्रशासन है वो जागा है, क्योंकि यहाँ पर जो मकान थे, जो कॉलोनी थी, वो लगभग 200 साल पुरानी थी और जर्जर हालत होने के कारण इनमें गिरने में ज़रा सा समय नहीं लगता था। भारी बारिश हो जाती थी तब भी लोगों की जानों पर बन आती थी। लेकिन इस बीच बड़ा कदम उठाया गया है रेलवे प्रशासन की ओर से और अब जर्जर मकानों को तोड़ने का जो टेंडर है वो रेलवे एक सप्ताह में जितनी भी टेंडर प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। और रेलवे ने जर्जर हो चुके जो मकान हैं उनको गिराने का फैसला ले लिया और लगभग 1100 मकानों को तोड़ने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। शहर में रेलवे की 18 से अधिक कॉलोनियां हैं और इन कॉलोनियों में 6200 आवास है। लोगों को आवास खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। 700 आवासों को जर्जर होने के कारण तोड़ा जा चुका है, बाकियों को तोड़ा जाएगा कि कोई भी जनहानि ना हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से जर्जर मकान गिरने से कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बीच रेलवे जो प्रशासन है वो अलर्ट होता नजर आया और टेंडर जल्दी जारी किया जाएगा। जो जर्जर मकान है, क्षतिग्रस्त मकान है, उनको तोड़ा जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले दिनों एक हादसा हुआ था मवैया के पास में, जहाँ पे रेलवे के बने मकान जो है वो गिर गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद से अब प्रशासन पूरी तरीके से सजग हो चुका है और वो जर्जर मकानों को तोड़ने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। यानी कि एक सप्ताह में पूरी टेंडर प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही गई। इसके साथ ही साथ में जो जर्जर मकान है उन मकानों को तोड़ने के लिए फैसला लिया गया है। यानी 1100 मकान है लगभग, उनको तोड़ा जाएगा और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को 3 दिन का नोटिस जारी कर दिया गया है कि उन्हें अलग रहने दिया जाए। और इसके साथ ही साथ में वहां पर लगभग 18 से अधिक कॉलोनियां हैं, लगभग 6200 आवास हैं। तो इन सभी को मिला करके पूरी काम की प्रक्रिया जल्दी करने की निर्देशित किया गया, क्योंकि और लोगों को जो रह रहे हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि उनके पास रहने की जगह नहीं। तो इससे पहले जो है सजग कर दिया गया है कि टेंडर प्रक्रिया हो और जल्द से जल्द इन मकानों को बनाया जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। नोएडा से बड़ी अपडेट, जहां 3000 उधारी के लिए जमकर पीटने का ये मामला सामने आया है। साथ ही मामले में पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले, जहां आरती और मुंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरती ने 3000 रुपए न चुकाने को लेकर तालिबानी सजा दी है। दुकानदार को नंगा कर पीटा है मंडी में, साथ ही नंगा घुमाया भी था। फेज 2 स्थित सब्जी मंडी में हुई थी शर्मनाक घटना। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की तरफ से। साथ ही ये जो तालिबानी सजा दी गई है वो सिर्फ 3000 रुपए मात्र उधारी ना चुकाने को लेकर जमकर पिटाई की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक है आड़ती तो दूसरा है मुंशी। दोनों की गिरफ्तारी हो गई, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आड़ती ने 3000 रुपए ना चुकाने को लेकर तालिबानी सजा दी है, जहां दुकानदार को नंगागढ़ जमकर पीटा है और घुमाया है। फेज 2 स्थित सब्जी मंडी में ये शर्मनाक घटना हुई थी। फेज 2 में स्थित फल सब्जी मंडी में पैसे की उधारी को लेकर के मैनपुरी के एक व्यापारी को मंडी के आड़ती द्वारा
दुकान के अंदर बंद करके मारने पीटने और गाली गलौज इत्यादि किए जाने के संबंध में कल ही वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत 3 टीमों का गठन किया गया था। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हुआ है। इसका संज्ञान लेकर के जो भी धाराओं। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नोएडा ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सिर्फ 3,000 रुपए उधारी न चुकाने को लेकर तालिबानी सजा दी गई दुकानदार को? देखिए 3,000 रुपए एक रेडी लगाने वाले जो सब्जी की रेडी लगाता था उसके आरती के 3,000 रुपए नहीं चुकाए थे, जिसके बाद जो है उसको नंगा घुमाया जाता है। हालांकि वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, वीडियो वायरल के बाद में है। उसके बाद जब कहीं ना कहीं मीडिया पर संज्ञान में मामला होता है तो पुलिस हरकत में आती है। अब इस मामले में 2 आरोपियों को, जो दोनों आड़ती हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीटते हुए तमाम तरीके से देखे जा सकते थे, नंगा करके घुमा रहे थे उसको, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है पुलिस कार्रवाई कर जेल भेज रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया निशांत आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। संभल से बड़ी अपडेट, जहां संभल में बेटे ने पिता को गोली मारी है। पिता की गाली से नाराज होकर ये गोली चलाई है बेटे ने, और गोली लगने से पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही थाना केला देवी क्षेत्र के चाचू नागल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखा जाए संभल में ये बड़ी घटना हुई है, जहां एक पुत्र ने अपने ही पिता पर गोली चला दी। मात्र वजह सिर्फ ये रही कि पिता की गाली से नाराज था, जिसके बाद पुत्र की तरफ से पिता पर गोली चलाई। फिलहाल घायल पिता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और उनका इलाज जारी है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संभल में बेटे ने पिता पर गोली चलाई और वजह सिर्फ ये रही, जहां पिता की गाली से नाराज होकर ये गोली चलाई गई है। फिलहाल गोली लगने से पिता इस समय गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और पूरा मामला थाना केला देवी क्षेत्र का बताया जा रहा। कंडीशन ठीक है, लेकिन उसके पेट से में घाव है, तो उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, पेट में लगी गोली को देखते हुए अग्रिम बेहतर इलाज के लिए उसको जो है रेफर करा है। सर क्या नाम है उसका? उसका नाम है धीरेन्द्र। पिता का नाम? पिता का नाम है गुलफाम सिंह। थाना वो चाचू नगला की मड़ैया। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मुजम्मिल दानिश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि ये मामला चाचू नागल थाना केला देवी का है, जहां पर पिता लगातार शराब पीता था और उसके बाद गाली गलौज करता था, जिसका कई बार उसके बेटे ने बताया जा रहा है, जिस तरह से उसके परिजनों ने बताया है कि बेटे ने कई बार उनको रोका है और मना किया था, लेकिन उससे नाराज पिता से होकर उसने, जो कि नाबालिग है, 14 साल का बताया जा रहा है, छात्र है, उसने अपने पिता की गोली मार दी है, जिसके गोली लगने से हालत गंभीर हुई है। इधर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस उस जो पीड़ित था, जो घायल था, उसको लेकर जिला अस्पताल आए, जहाँ से उसका हेल्थ सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इधर जो नाबालिग था जिसने गोली मारी थी वो मौके से फरार है। पुलिस ने केस दर्ज किया गया है, पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए दानिश बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट अम्बेडकर नगर से, जहां अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने और बाइक से कुचलकर हुई चर्चित मौत के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया। मृतक छात्रा के पिता ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को पुलिस की पकड़ से दूर होने के बयान से जहां पुलिस के कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेल भेजे गए आरोपी शहबाज और अरबाज के पिता जमाल ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मामले में मुख्य आरोपी को बचा रही है। सीसीटीवी फुटेज में हमारे लड़के नहीं है, जहां पुलिस ने फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं जनपद दौरे पर आईजी रेंज अयोध्या ने कहा कि पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी और इसका दावा करते हुए भी नजर आए।
दूसरे से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हमारे लड़कन का फंसा दिया गया जानबूझ के, गरीब जान के खाली फंसा दिया गया है। और जे वक्त दोखी है वो बहन वैसे पड़ा है। सब एकदम बहुत परेशान हमारे लोग हैं। हमारे लोग का न्याय चाहिए और ये किसी बात कही तो न्याय दे दे हमारे लोग का। गरीब क्यों नहीं है हमारे लोग बच्चे, हमारे 5 लड़के हैं। अरे अल्लाह, सब छोटे छोटे। सीसीटीवी वायरल हुआ है उसमें आपके बच्चे हैं कि नहीं है? नहीं, हमारे बच्चे एक को नहीं, हमें फोटो नहीं है था। एक बच्चे फोटो नहीं। क्या नाम है? कारबाज। लोग थे, 4 लोग। अभियुक्त है मुन्नू, पिता का नाम सलीम, रामपुर बेनीपुर। वो हमसे कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे उनको। हमने कहा कि जब हम गलती से एक का तहरीर छूट गया हमारा, 3 एक हम दिए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।